अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, देखिए अभी फ़िलहाल मैं क़तर में ही हूँ और बहुत सारे लोगों की तरफ से ये सवाल था कि जीसीसी कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जीसीसी कंट्रीज़ में तो वो लोग रहते हैं लेकिन यहाँ की सिटीज़नशिप वो लोग नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर जो उनके रहने की मुद्दत है उसको एक्सटेंड तो वो लोग कर सकते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। अभी जैसे यूएई ने भी 10 सालों का अपना एक गोल्डन वीज़ा निकाला है। आप वो 10 साल का गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। ऐसे ही यूएई ने भी फिर 5 साल का भी एक वीज़ा निकाला है। ये मुल्क आपको वीज़ा देते हैं, वीज़ा की मुद्दत को एक्सटेंड करते हैं, लेकिन ये आपको परमानेंटली पीआर नहीं देते, रेसिडेंशियल शिप नहीं देते, ये आपको अपने मुल्कों में रहने का हक़ नहीं देते, यानी हमेशा के लिए। तो ये इन मुल्कों का एक बहुत बड़ा मसला है। अब यही सवाल जो है ना बहुत सारे लोगों के जहन में होता है और फिर वो लोग क्या करते हैं, जिन मुल्कों से आए हैं, जैसे इंडिया से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि चलो अपने मुल्क में प्रॉपर्टीज़ बनाओ, अपने मुल्क में आलीशान बंगला बनाओ, कितने भी साल अगर इस मुल्क में रहे तो आखिर में अपने को जाना तो अपने मुल्क में ही है। देखो मोहतरम दोस्तों, जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक़ है तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 2019 से लेके अभी तक 78 लाख लोगों ने, 78 lakhs पीपल, दे आर माइग्रेंटेड फ्रॉम इंडिया। उन्होंने अपने मुल्क को छोड़ दिया और वो लोग माइग्रेशन उन्होंने इख्तियार किया। उनमें से सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो लोग अमेरिका में, कनाडा में, इसको उन्होंने तरजीह दी। उसके बाद में फिर बहुत सारे यूरोपियन मुल्क होते हैं। तो हमारे मुल्क में जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, अभी मैं आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी साहब ने भी एक बंगला जो है उन्होंने लंदन में लिया है, इंग्लैंड में, और ये भी न्यूज़ पढ़ने के लिए मिली थी कि वहाँ पे वो दिवाली भी इस साल की उन्होंने वहीं पे सेलिब्रेट की है। तो ऐसे जो हमारे देश के बहुत सारे मिलेनियर्स हैं वो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं पर माइग्रेंट कर रहे हैं ताकि अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूएई में, क़तर में, दोनों जगह पे मुझे मिले हैं और उन लोगों के दिमाग में बस यही होता है कि हम इन मुल्कों में भले कितना भी कमा ले, हमको जाना अपने ही मुल्क में वापस है। अब उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे अपने मुल्क में उनको फेस करने पड़ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि एक बच्चा जो यूएई में पैदा होता है तो यूएई का जो माहौल है या क़तर का जो माहौल है या इन मुल्कों का जो लाइफ स्टाइल है वो अगर आप देखेंगे तो हम अपने मुल्कों से उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी मैं आपको एक मोटी मिसाल देता हूँ। जैसे एक बच्चा जो है वो क़तर में पैदा हुआ और क़तर में पैदा होने वाला वो जो बच्चा था वो बच्चे ने यहीं स्कूल में तालीम हासिल की। उसने यहाँ का माहौल देखा। वो यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है तो माशाअल्लाह उसको जिस तरीक़े से नमाज़ पढ़ना है उस तरीक़े से नमाज़ पढ़ता है। और अक्सर यहाँ पे जो है लोग टोपी वगैरह तो पहनते नहीं हैं। अब वो बच्चा भी उसी माहौल में रहता है। अब वो यहाँ पे 10-12 साल का हो गया। उसके बाद उसके अब्बा जान ने उसको लेकर गए इंडिया में अपने रिश्तेदारों से मिलाने के लिए या अपने गाँव में। अब सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि हमारे यहाँ की जो गंदगी है, गिलाज़त है, गटर बह रहे हैं, उसके अंदर जो है बड़े बड़े सूअर जो है वो चर रहे हैं और उसी के साथ उनकी जो पूरी आर्मी और पूरी जो फ़ौज है वो डू डू करते हुए इधर से उधर गश्त कर रही है।
ये बच्चे ने कभी ज़िंदगी में उस तरह के जानवर देखा हुआ नहीं होता है, तो सबसे पहला जो बैड इम्प्रेशन है उसके माइंड और उसके ब्रेन के ऊपर यही पड़ता है। और बहुत सारे औकात ऐसा भी होता है कि ऐसे बच्चे अक्सर जो है ना अपने मुल्कों में जाकर बीमार भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ उनको बोतल का पानी पीने की आदत होती है। तो वहाँ पे जाने के बाद में जो है पानी का वैसा एहतमाम नहीं होता है, तो ये भी चीज़ कभी बाज़ औक़ात देखने में मिलती है। फिर बहुत सारे जो बच्चे हैं, अब वहाँ का जो माहौल होता है, क्योंकि वहाँ इंसानियत जिसे कहते हैं ना, वो किसी के बाप ने किसी को सिखाई हुई नहीं है। जैसे कुत्ते, सूअर, डुक्कर, जानवर ज़िंदगी गुजारते हैं, तो इंसानों के भी जीने का लाइफ स्टाइल वैसा ही होता है। जिस चीज़ को हम लोग जो है ना, जिसे हम लोग ह्यूमनिटी कहते हैं, उसकी वहाँ किसी को हवा भी नहीं लगी हुई होती है। यानी आप हमारे अपने वो मुल्कों में उसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ क्योंकि ज़रा सी बात पे से, मुर्गियों पे से झगड़े चल रहे, बच्चों को नाली पे से, हगने को बिठाने पे से मारा मारी चल रही है, ज़रा सी बात पे तेरी मेरी चल रही है। मस्जिदों में हर 8-15 दिन को कुश्तियों का मुकाबला, मारा मारी। अब वो यहाँ के माहौल से जो वहाँ गया हुआ इंसान होता है ना, वो परेशान हो जाता है ये सारी चीज़ें देखकर। वो बोलता है भाई, जिस कौम के अंदर मस्जिद की 4 दीवारी में इत्तेहाद व इत्तेफाक नहीं है, उस कौम का बाज़ारों में क्या हाल होगा, उस कौम का जो है महल्लों में क्या हाल होगा। फिर वो गंदगी, गिलाज़त, गटर फूटे हुए और पूरा जो है ऊपर ही पानी बह रहा है और पानी के ऊपर सब गंदगी तैर रही है। तो इन चीज़ों का वो जो बच्चा है जिसने 12 साल 15 साल यूएई में गुजार दिए और कतर में गुजार दिए, उसके ऊपर एकदम निगेटिव असर पड़ता है। और वो निगेटिविटी और ज़्यादा कब बढ़ जाती है, जब वो बच्चा नमाज के लिए किसी मस्जिद में जाता है और वहाँ जाने के बाद में वो जो बच्चा था, वो बच्चा नमाज के लिए खड़ा होता है सफ़ के अंदर। अब चूँकि उस बच्चे ने जो है यहाँ के माहौल में जैसी ज़िंदगी गुजारी हुई है, अरबों की सोहबत में वो रहा हुआ है, तो अरबों के मिजाज में जो हिल्म है, जो बुर्दबारी है, जो अखलाक है, जो आदात है, जो अतवार है, वो आपको उस बच्चे के अंदर भी नज़र आते हैं। अब वो बच्चा अरबों की तरह से क्योंकि इस माहौल में रहा हुआ होता है, तो वो बच्चा वहाँ जाता है। जाने के बाद में जब नमाज के लिए खड़ा होता है, तो महल्ले का एक आधा चौधरी अब वो आएगा, और वो जो बच्चा है जिसने यहाँ पे 15-16 साल तक बग़ैर टोपी के नमाज़ पढ़ा है और वो यहाँ के माहौल के हिसाब से नमाज़ पढ़ रहा है, वो आके उसको सीधा उसके पीछे जो है ना ऐसा टप्पू मारेगा। वो उसके गर्दन के ऊपर ऐसा टप बोल के टप्पू मारेगा और उसके बाद में उससे कहेगा, ए टोपी कहाँ है तेरी। अब वो बच्चा बोलेगा भाई उसको, यानी उसने कभी ज़िंदगी में दुबई में, कतर में, बहरीन में उसने सोचा भी नहीं था क्या ऐसे किसी जानवर से भी मेरा सामना होने वाला है, लेकिन वहाँ उसका सामना हुआ ऐसे जानवर से। तो फ़ौरन वो सोचेगा क्या है अल्लाह, मतलब मैंने ऐसा क्या जुर्म कर दिया जिसकी वजह से ये जानवर ने जो है एकदम से मेरे सर के ऊपर एकदम से एक टप्पू मार दिया। वो बच्चा उसको जब तक देखेगा, जब तक आजू बाजू वाले बच्चे बोलेंगे, अरे चाचा ये जो बच्चा है ये दुबई से आया हुआ है, इसलिए इसको मालूम नहीं है यहाँ पे टोपी पहनना या क्या करना। तो फ़ौरन वो चौधरी जो है ना, वो उस बच्चे को बोलेगा, वो उधर ही, वो सब दुबई में, वो सब कतर में, वो सब जहाँ से आया ना तू बेटे, वो वहीं पढ़ने का, वहाँ पे नमाज ऐसी यहाँ नहीं चलने वाला है। समझ में आ रहा ना तुझे, आना नहीं तो हमारी मस्जिद के अंदर। क्योंकि इनके बाप की मस्जिदें हैं ना, ये कुत्ते मस्जिदों के नाम पे चंदा करके खाने वाले डुक्कर मस्जिदों में दादागिरी, भाईगिरी लोगों के लिए जो है मस्जिदों में। तो ये चीज़ें जो है उस बच्चे को मालूम ही नहीं है कि यहाँ ऐसे ऐसे कुत्ते, ऐसे ऐसे डुक्कर, ऐसे ऐसे सूअर, ऐसे ऐसे रंडी के पिल्ले और हरामी नस्ल के जो है उसको मिलने वाले हैं, जिन्होंने मस्जिदों को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझी। क्योंकि मस्जिद का निज़ाम तो पूरा चंदे पे चल रहा है, मगर ये रंडी का पिल्ला जो है उसमें भी दादागिरी भाईगिरी बताने के अंदर लगा हुआ है। अब वो बच्चे ने तो कभी इमेजिनेशन भी नहीं किया ना, उसको मालूम ही नहीं है कि ऐसे ऐसे हरामी डुक्कर जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं मस्जिदों में दादागिरी करने वाले,
और इस तरह से जो है अपनी मनमानी चलाने वाले, और इस तरह से जो है गुंडागर्दी, भाईगिरी, दादागिरी गांजे की दुकानों पे पहले चलती थी, शराब के अड्डों पे चलती थी, हाथ भट्टी के अड्डों पे चलती थी। आज वही भाईगिरी, दादागिरी, गुंडागर्दी हमारे मस्जिदों में, हमारे मदरसों में आ चुकी है। इसी लिए अल्लाह ताला ने जो है वक्त के बड़े बड़े जालिम बादशाहों को हमारे यहाँ पे मुसल्लत किया ठेसने के लिए, और बराबर वो ठेस रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो है कुत्तों की फितरत कब सही होंगी, जब बड़े बड़े लांडगे और बड़े बड़े भेड़िए इनके ऊपर मुसल्लत होंगे तो बराबर ठेस रहे हैं। किसी के इनकाउंटर हो रहे हैं और किसी को जो है अच्छे से ठेसा जा रहा है दादागिरी का नशा उतारने के लिए। इसीलिए बहुत सारी जगह पे मस्जिदों पे जो बुलडोज़र चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो यही भाईगिरी और दादागिरी की वजह से इलीगल कंस्ट्रक्शन करके अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी समझ के अड्डा बनाया हुआ था भाईगिरी का। क्योंकि हुकूमत चलाने के लिए अब हुकूमत तो रही नहीं। पहले ज़माने में जो है निज़ाम साहब की, मुग़ल साहब की हुकूमत थी, दोनों की हुकूमतें अब ख़त्म हो चुकी है। फिर अभी क्या करना है, अब मस्जिदों में चलाओ हुकूमत, दीनी इदारों में चलाओ हुकूमत, तहरीक व तंजीमों में चलाओ हुकूमत, तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है। तो वह बच्चा जो है आपका वज़न होगा, उसके अंदर एक निगेटिविटी आएगी और वो ये सोचेगा कि अरे अल्लाह, मैं किन कुत्तों, डुक्करों, सूअरों, जानवरों के बीच में आ गया। क्योंकि मैंने ये चीज़ ना कतर में कभी देखा था। अभी आप देखिए, अभी मैं जो रास्ते से चल रहा हूँ, मेरे बाजू से वो नौजवान गुज़रा और उसने मुझे इशारे से सलाम किया। अरब की औलाद है ना वो, दूर से ही देख के उसने मुझे सलाम किया। क्यों? उसके माँ बाप ने तरबियत दी है भाई उसको। इंडिया रहता वही जो है कुत्ते के जैसा गुर्राना शुरू कर देते थे, अल्लाह माफ़ करे। तो खैर, तो वो जो बच्चा है आपका वज़न होगा, वो बोलेंगे आए अल्लाह, मैं किन कुत्ते, किन डुक्करों, किन सूअरों के मुल्क में आ गया और किन के साथ में मैं यहाँ पे मुझे जो है नमाज़ पढ़ने का मौका मिल रहा है। इनके बाप ने तो इनको जना इंसानियत सिखाया नहीं। तो आपका बच्चा वज़न होगा। तो मेरा जो मुद्दा और टॉपिक है वो ये है कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और गलती है उन लोगों की जो NRI है, यूरोप के मुल्कों में रहते हैं, या वो इंडिया में, ये अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, या वो GCC के मुल्कों में रहते हैं, और वो अपने गांव खेड़ों के अंदर प्रॉपर्टियां बनाते हैं और ये सोचते हैं कि हम अपने गांव में वापस जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है ये। मैं शिद्दत के साथ में इस चीज़ की मुखालिफत करूँगा, क्योंकि आप जिस माहौल में, जिस मुल्क में रह रहे हो, अल्लाह ने आपको गटर से बाहर निकल के, गंदगी से, गिलाज़त से अल्लाह ने आपको एक अच्छा माहौल यहाँ पे अता किया है। आपने इसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं अभी आपको ऑप्शंस बताता हूँ। जो लोग GCC में रहते हैं, अगर आपके पास में GCC का ID है, आपको बग़ैर किसी ब्रोकर के, बग़ैर किसी दलाल के, आपको बहुत सारे यूरोपियन मुल्कों का वीज़ा आंखें बंद करके मिलता है। अब यूरोपियन मुल्कों में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो अपनी सिटीज़नशिप दे रहे हैं, यानी आप उनकी सिटीज़नशिप ले सकते हैं। उनमें पहला मुल्क, अगर आपको एक मुस्लिम मुल्क चाहिए, मस्जिदों का मुल्क चाहिए, तो मेरी नज़र में सबसे पहले नंबर पे तुर्की है। तुर्की का जो अभी मेरे नॉलेज का जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप तुर्की में कुछ इंडिया के हिसाब से जो है 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करते हैं, यानी कोई मकान वगैरह लेते हैं और उसके बाद अपने वो मकान के पेपर वगैरह गवर्नमेंट के ऑफिस में सबमिट करते हैं, तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर जो है वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। ये एकदम कंफर्म बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग वापस से इसको वेरीफाई करना, क्योंकि ये चीज़ मैंने तकरीबन आज से कुछ दिनों पहले पढ़ी हुई थी एक आर्टिकल के अंदर। इसी तरह से तुर्की के बाद दूसरा जो मुल्क है वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि पुर्तगाल के अंदर अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर भी जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा से भी, और वहाँ जाने के बाद में अगर आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं PR के लिए,
तो पुर्तगाल ने भी अपनी पॉलिसी अभी ऐसी बनाया है कि वो भी लोगों को पीआर अपना रेसिडेंशियलशिप जो है वो दे रहा है, और पुर्तगाल में 2 साल के बाद में आपको वहाँ का वीज़ा वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। इसी तरह से कनाडा है, इसी तरह से और भी बहुत सारे मुल्क है। अभी मेरे जहन में ये ममालिक थे और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको इसके लिए जो है ना तहकीक़ा यानी किसी ब्रोकर को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में जीसीसी का आईडी है, आपको उस आईडी के बेस पे बग़ैर ब्रोकर के फ्री में मुफ्त में, मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जिस गंदगी से जिस गटर से आप निकल के इन साफ़ सुथरे मुल्कों में आके रह रहे हो, आप अपना फ्यूचर यहीं पे ब्राइट कीजिए और अपनी वापस से वो झोपड़पट्टी, वापस से उसी गटर में, वापस से उसी गंदगी गिलाज़त में, जहाँ पे ना आपके बच्चों का कोई फ्यूचर है, ना आपका कोई फ्यूचर है, ना वहाँ पे आपकी कोई लाइफ है, ना आपके बच्चों की कोई लाइफ है, बल्कि उल्टा जो है ना, जैसा मैंने आपको बताया, दादागिरी, भाईगिरी, गंदगी, गिलाज़त, रहने का तरीक़ा नहीं मालूम। मतलब इस्लाम बहुत ऊंचे दर्जे की चीज़ है। यानी हम जो कहते हैं मुसलमानों के जो एरिया, अगर आप वहाँ चले जाओगे हमारे अपने मुल्क में, और वहाँ हर महल्ला हर गली के अंदर आपको देखने मिलेगा कि गवर्नमेंट का जो रोड है वो 4-4 फीट अपने बिल्डिंगों के अंदर ले लिया हुआ है। पहले जो रोड 30 फीट का हुआ करता था, वो सिकुड़ के अभी जो है 4 फीट का रह गया हुआ है। मतलब इनको इंसानियत ही नहीं मालूम। अब आप इस पे से अंदाज़ा लगाइए, गवर्नमेंट का रोड तो बहुत दूर की बात है, लोगों ने जो है जहाँ पे खुलेआम गवर्नमेंट की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चुराई जाती है, वही चुराई हुई इलेक्ट्रिसिटी पे ऐसी सैकड़ों मसाजिद है जहाँ के लाइट जल रहे हैं, और बहुत सारे कामों के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल में होती है। आप इस पे से अंदाज़ा लगाइए, जहाँ लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ये भी एक तरह की चोरी है, डकैती है, ये कोई जुर्म है, वहाँ लोग इसको जुर्म ही नहीं समझते। उनको लगता है इलेक्ट्रिसिटी तो गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट की हर चीज़ अपने बाप की है, इसलिए इस्तेमाल करो उसको। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आप यहाँ पे इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे खुलेआम हो रही है। फिर आप वैसे माहौल में जाओगे, आपके बच्चों की क्या तालीम होंगी, तरबियत होंगी, और गुटके और तंबाकू और फिर पता नहीं क्या क्या, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अभी मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे भी मुसलमानों के महल्ले, मुसलमानों की बस्तियाँ, मुसलमानों के शहर इंडिया में देखा हूँ, जहाँ पे खुलेआम जो है ना हुक्का बार बने हुए हैं। हुक्का बार, मुसलमानों की लड़कियाँ बुर्क़े पहनकर वहाँ पे जाती है, दिन भर वहीं पे बैठी हुई रहती है। अब मुझे आप बताओ, ये अरब मुल्कों में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आपकी बेटियाँ जो यहाँ पे पैदा हुई है, आपके बेटे जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, उन्होंने कभी वैसा माहौल भी देखे नहीं हैं। इसीलिए हमारे मुल्कों में जब अरबों के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो वो चकरा जाते हैं। वो सारी आज़ादी देख के उन्होंने कभी देखा हुआ नहीं रहता है, पागल हो जाते वो। इसीलिए हम लोग फिर ये कहते हैं कि अरे अरबों के बच्चे हमारे मुल्कों में आके मोटरसाइकिल भगाते हैं और बाइक लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ उनको नहीं मिलती है ये सारी चीज़ें, उन्होंने वो माहौल देखा हुआ भी नहीं होता है। तो देखिए मोहतरम दोस्तों, ये सारे ऑप्शंस मैंने आप लोगों के सामने रखा हूँ। और दूसरा एक ऑप्शन ये है कि फिर आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, हायर एजुकेटेड बनाइए, और उनको भी इन्हीं मुल्कों के अंदर जॉब से लगाइए, और आप जो है अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारिए अपनी। तो आपकी गुज़र गई थी, अब बच्चों के साथ आपकी गुज़र जाएंगी, फिर यहीं इंतकाल हुआ, यहीं कब्र बनाओ। मैं तो यहाँ तक लोगों को नसीहत करता हूँ जो मेरे से मशवरा लेते हैं कि अगर जॉब नहीं मिल रही है तो किसी अरब के ऊँट चराओ, किसी अरब की बकरियाँ चराओ, किसी खजूरों के बाग में काम करो, मगर दोबारा से उस गटर, वो सुअरों के, वो डुक्करों के दरमियान में जाने की कोशिश मत करो, जिनको इस्लाम तो बहुत दूर की बात है, जिनको इंसानियत भी नहीं मालूम है, जिन कुत्तों को, जिन सुअरों को, जहाँ पे जो है लड़ाई झगड़े, अब दीनी मजलिसों में जिन मुल्कों में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिन मशवरों के अंदर जहाँ पे कुश्ती के अखाड़े चलते हैं, जहाँ मस्जिदों के अंदर खुलेआम मारा मारी होती है, आप मुझे अंदाज़ा लगाइए उस मुल्क के बाज़ारों का, महल्लों का, बस्तियों का, बिल्डिंगों का क्या हाल होगा। अल्लाह रहम फरमाए। तो बस मेरी यही नसीहत थी आप लोगों से कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने, जिसमें आप अपनी फैमिलीज़ के साथ में वेल सेटल हो सकते हैं। तो देखिए, अब इन ऑप्शन से फ़ायदा उठाना नहीं उठाना ये आपका काम है, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोग ये सवालात पूछ रहे हैं, और बहुत सारे लोग एजेंटों के चक्कर में परेशान हैं
कि कनाडा का वीज़ा कैसे मिलेगा और यूएस का वीज़ा कैसे मिलेगा और ये कैसे और वो कैसे। आपको बिल्कुल भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको इसकी कीमत ही पता नहीं है। जो आपके पास में जीसीसी का आईडी कार्ड है, आपकी सैलरी स्लिप वगैरह उसके साथ में जोड़ना पड़ती है। वो सारी चीज़ें आपको हर मुल्क के ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके ऊपर पता चल जाएंगी और इंशाल्लाह वहाँ का वीज़ा आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आप वहाँ पे जाके पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार के डुक्करों से, सूअरों से, गुंडों से, हराम के पिल्ले और रंडी की नस्ल वालों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे कौम के भोले भाले सीधे साधे बेचारे जो अरब मुल्कों में हैं, उनकी गंदगी और गिलाज़त में पड़े हुए डुक्करों, सूअरों, कुत्तों और आपस में लड़ने वाले, साजिशें करने वाले और मस्जिदों में कुश्तियों का अखाड़ा, मस्जिदियों को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझने वाले डुक्करों से और हराम के नस्ल के पिल्लों से हिफाजत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।